नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे संख्या और संख्या पद्धति के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि संख्याओं में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, किस प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे अंक। अंक कौन से होते हैं भाई? अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि ये क्या है? अंक है। तो अंक कितने हैं? टोटल 10 अंक है। इन 10 अंकों से मिलकर गणित की क्या बनती है? सारी की सारी संख्याएं हैं वो इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनी हुई। यानी कि कोई गणित का कोई भी नंबर कितना भी बड़ा ले लो, तो सभी क्या करेंगे? इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लो, भाग दे दो, गुणा कर लो, जो भी करना है ना, तो ये सारे क्या बनेंगे? इन्हीं अंकों से बनेंगे। अंकों के बाद में हमने क्या देखा? प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जिसे हम किसी वस्तु को गिनने के लिए आवश्यक होती है। यानी कि हम किसी चीज़ को गिनेंगे, भाई ये कितनी है, तो उनके लिए हम कहाँ से शुरू करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या। यानी कि हमें प्रकृति से ही हमने यही सीखा है कि ये 1, 2, 3, 4 क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है, जो हमें प्रकृति से मिलती है। ठीक है। उसके बाद में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याओं में जीरो का सम्मिलित होना। यानी कि प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को जोड़ना, तो ये क्या हो जाती है? पूर्ण होती है संख्या। जीरो के आने से संख्या क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। तो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद में संख्या आती है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है भाई? यानी कि संख्याओं का ऐसा समूह है जिसके अंदर धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों ही सम्मिलित हो। यानी कि दोनों ही संख्या है। जिस प्रकार देखो, इधर ये ऋणात्मक संख्या चल रही है और इधर क्या चल रही है? धनात्मक संख्या। तो ऐसा समूह क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं के बाद में हम देखेंगे सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है भाई? जो संख्या है वो 2 से पूरी विभाजित हो जाए तो वो कौन सी संख्या है? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार ये चलती रहती है। यानी कि जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या कौन सी होती है? सम संख्या है। सम संख्या के बाद में आती है विषम संख्या। विषम संख्या में क्या होगा? जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी, तो वो संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या है। तो अब वो संख्या कौन सी है? देखो, विषम संख्या में कौन कौन सी होगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार ये चलती रहती है। तो चलो देखते हैं आगे, और भी कुछ संख्याएं हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। देखो, विषम संख्या, सम संख्या पढ़ ली। उसके बाद में अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या होती है अभाज्य संख्या? कौन सी संख्या है हमारे पास? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? एक से बड़ी संख्या। किससे बड़ी? एक से बड़ी। एक से बड़ी सभी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य या दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। क्या नहीं होगी? एक से बड़ी सभी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या। तो एक से बड़ी कौन सी संख्या? 2 है। जो 2 में एक के अलावा और 2 से, एक और 2 के अलावा किसी भी संख्या से ये नहीं कटेगी। फिर 2 के बाद में हम क्या लेंगे? 3। 3 के बाद में 4। नहीं, 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 2 से विभाजित हो जाता है। 5 ले लो। 6 3 से विभाजित हो जाएगी। 7
7 के बाद में 8 2 से हो जाएगी, 4 से हो जाएगी, 8 से हो जाएगी, फिर लो 8 9 9 क्या होगी 3 से विभाजित 10 नहीं आएगी, 11 आएगी, फिर 13 आएगी, फिर 17 आएगी, फिर 19 आएगी, इस प्रकार ये चलती रहेगी। तो अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, 2 से बड़ी, 2 से शुरू होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, आगे ऐसे चलती रहती है। 19 के बाद में क्या आएगा, 21 नहीं आएगा, 3 के पाड़े में आता है, 7 के पाड़े में भी आता है, 22 नहीं आएगा, 23 आएगा, इस प्रकार ऐसे। तो जो क्या होगी, 1 से बड़ी संख्या है तो 2 से शुरू होगी। जब 1 और खुद से यानी कि 2 आई है तो 2 1 से कट जाएगी और 2 से कट जाएगी, लेकिन किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, यानी कि उससे विभाजित नहीं होगी। तो वो कौन सी संख्या होगी, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के बाद में कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, सह अभाज्य संख्या। ये संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या। तो ये वो संख्या होती है, जैसे कि हमारे पास प्राकृत संख्या थी 2 3 1 2 3 4 5 है, तो दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्ती एक के अलावा दूसरा नहीं। क्या नहीं होगा भाई, दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्ती एक के अलावा दूसरा कोई नहीं होगा। तो जैसे दो प्राकृत संख्या ले लो, कोई भी, 1 ले लो, 2 ले लो, 2 या 3 ले लो, या 1 2 ले लो, उनका महत्तम समापवर्ती कैसे निकालते हैं, 2 का निकालो फिर 3 का निकालो, तो 2 का क्या होगा और 3 का क्या होगा। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, क्या कॉमन है भाई, 1। तो इस एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, वो क्या होगी, सह अभाज्य संख्या। तो दो संख्या होनी चाहिए। अब ये दो संख्या है, 2 और 3, 2 और 3 क्या है, सह अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इनका महत्तम समापवर्ती है वो एक के अलावा दूसरा नहीं है ना, इसमें 2 है, इसमें 3 है, बाकी कुछ नहीं है, तो इनका महत्तम समापवर्ती एक के अलावा दूसरा नहीं है। तो ये क्या हो गई, सह अभाज्य संख्या। ध्यान रखना, समझ में आया ना कुछ, क्या होता है सह अभाज्य, यानी कि महत्तम समापवर्ती में क्या होता है, जो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होता है इन दोनों में, वो एक के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने 3 और 6 ले लिया, ठीक है, 3 और 6 ले लिया। अब इन दोनों का मैं से निकालो, 2 से नहीं कटेगी, 3 से, एक, ये किससे कटेगी, 3। तो अब इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, 3 है और इसमें भी 3 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, महत्तम समापवर्ती एक के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो एक के अलावा यहाँ पे क्या है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 3 और 6 आपस में क्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे चलते हैं कुछ। तो अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या के बाद हम क्या देखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, क्या भाई, भिन्न का रूप। कौन सा रूप, भिन्न रूप। यानी कि a/b, ये क्या है, एक भिन्न है, ये रूप क्या है, परिमेय संख्या का होगा, जिसके अंदर क्या होगा भाई, जिसके अंदर ये b का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या में वे संख्या जो भिन्न रूप में होगी और b का मान है वो 0 नहीं होगा। तो कैसी संख्या, जैसे 22/7, ये क्या है, परिमेय संख्या।
जैसे हमने लिख दिया 3/0, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है? नहीं है। क्यों भाई? जो b का मान आएगा वो क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 0। तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। और ले -3/7, 1/2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। आप लिख दो √25, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों भाई? अब इसका क्या करेंगे, रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5, और 5 के बट्टे में 1 होता है, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। इसी प्रकार आपके साथ क्या होती है, एक संख्या होती है, वो है अपरिमेय संख्या। इस संख्या के अंदर क्या होता है, वो लिख दिया, √3 लिख दिया, √5 लिख दिया, और भी बहुत सारी संख्या देखी। देखो परिमेय संख्या के बाद में आप एक संख्या देखो, गुणज। ये क्या होती है, गुणज संख्या। तो गुणज का मतलब गुणा, यानी कि पहाड़ा। क्या होता है, पहाड़ा। तो जैसे कि 3 का गुणज क्या होगा, तो ये क्या होगा, 3 का गुणज 3, 9, 12, 15, 18, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये क्या होगा, 3 का गुणज। तो ये गुणज संख्या हो गई। फिर आती है एक समांतर श्रेणी। वो क्या होती है, 11, 21, 31, 41, ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब देखो ये सब तो आपने देख लिया, और कौन सी संख्या हो सकती है, दशमलव संख्या होती है। क्या होती है, दशमलव संख्या कैसी होती है, 1.5, 2.5, 0.4, यानी कि ये जो क्या है, ये है दशमलव बिंदु। तो इस प्रकार की संख्या क्या होगी, दशमलव। दशमलव संख्या के अंदर ही एक संख्या होती है शांत, शांत संख्या, और दूसरी होती है अशांत संख्याएं। कौन सी होती है, अशांत संख्याएं। ये दोनों संख्या क्या होती है, एक शांत, दूसरी अशांत। ऐसा ही है क्या, ये शांति रखती है, ये शांति नहीं रखती है ना? ऐसा कुछ नहीं है। शांत संख्या क्या होती है, यानी कि 0 दशमलव, दशमलव के बाद में एक संख्या के बाद में खत्म। और ये अशांत में दशमलव के बाद में संख्या ऐसे चलती रहती है, यानी कि जैसे ये हमने ले लिया, कोई भी ले लो, चलो 1/2 लिख दो। तो अब इसको तोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या करेंगे भाई, 0.5, ये हो गया। अब ये संख्या अशांत संख्या, तो दशमलव के बाद में क्या है, चलती रहती है, तो ये क्या हो जाती है, अशांत संख्या है। तो अब आपने सारी संख्याओं को देख लिया, कोई भी संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, बहुत सारी जो भी संख्या थी, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारी की सारी संख्या देख ली। अब देखो संख्या में कौन सी बड़ी है, कितने अंकों की कितनी बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये सब अब देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि बड़ी संख्या है, कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। ऐसा तो आप सबको पता ही है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य क्या है, बेसिक से पढ़ना, यानी कि पूरा का पूरा एकदम 0 लेवल से पढ़ रहे हैं हम, बेसिक से एकदम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट, यानी कि तो सारी की सारी चीज़ें हम लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या में कहाँ से करेंगे, हमें जितने अंकों की संख्या लिखनी है ना, उतना ही हम क्या लिखेंगे, जितने अंकों की संख्या लिखनी है, उतना ही क्या करेंगे, नौ लिखेंगे। तो जैसे कि हमने जितने अंक, यानी कि अपने को जितने अंकों की संख्या लिखनी है, कितने अंकों की, तो इधर हम लिख लेंगे 1 अंकों की संख्या लिखनी है हमें। तो 1 अंकों की आपको जितनी संख्या लिखनी है, उतने ही हम क्या लिखेंगे, 9 अंक। कितने अंक, उतने 9। हम कितने अंकों की, 1 अंकों की, तो उतने ही क्या लिखेंगे हम, 9। उसी प्रकार हमने लिखा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
यहाँ पे क्या आएगा, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना है, 9। इसी प्रकार 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे भाई, जितने अंक उतने 9, कितने अंक 2, तो उतने 9, जितने अंक उतने 9, जितने अंक उतने 9। हो गया। इस प्रकार आप बड़ी संख्या निकाल सकते हो। तो वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन हम सीख रहे हैं तो सीखेंगे। अब देखो छोटी संख्या है, अब छोटी संख्या जितने अंकों की आपको संख्या लिखनी है उतना ही क्या करेंगे, एक पर उससे कम शून्य लगा देंगे। जितने अंकों की संख्या लिखनी है एक पर उससे कम शून्य लिखेंगे। क्या करेंगे, जितने अंकों की आपको संख्या लिखनी है एक पर, किस पर, एक पर उससे कम क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। यानी कि एक के बाद में उससे कम कितना है वो शून्य हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, फिर हम क्या लिखेंगे, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या लिख दिया, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, एक पर उससे कम कितने शून्य है, तो एक से तो कम शून्य कितने आएंगे, आएंगे ही नहीं, यानी कि सबसे छोटी संख्या एक ही है। तो एक से कम शून्य हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, एक ही है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक पर, ये 2 से कितने कम है, एक, तो एक शून्य, फिर 3 से, तो 1, और 3 से छोटे कितने हैं, 2, तो 2 शून्य, फिर 4, 1, और 4 से कम कितने शून्य लगाएंगे, 3। तो इस प्रकार ये चलेगा। तो आपने देख ली कि सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की, 3 अंकों की, जितने अंकों की, छोटी संख्या भी देख ली। अब देखेंगे क्या, एक अंकों की सबसे, एक अंकों की कुल संख्या कितनी है, एक अंकों की कुल संख्या कितनी है, 9, 9 है ना। एक अंकों की कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, एक अंकों की है, तो सारी अंक कितनी है, 9 है। अब देखो 2 अंकों की, कितने अंकों की, 2 अंकों की कुल संख्या, क्या करेंगे, 9 के गुणा में 10 की घात 1, तो कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 10 बराबर कितनी, 90। फिर 3 अंकों की कितनी होगी, 9 के गुणा में 10 की घात 2, तो कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 10 का स्कोर कितना होता है, 100, 900। 4 अंकों की, तो 9 गुणा 10 की घात 3 बराबर कितना होगा, 9 गुणा 10 की घात 3 कितना होता है, 1000, कितना हो जाएगा, 9000। तो बस एक अंकों की 9 होती है, 2 अंकों की 9 के गुणा में 10 की पावर 1, 3 अंकों की तो 9 गुणा 10 की पावर 2, और 4 अंकों की
तो 9 गुणा 10 की पावर 3, तो कितनी हो जाएगी 9000। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी संख्या है तो उनका योग, यानी कि 2 अंकों की या 10 प्राकृत संख्या, 10 विषम संख्या, उनका योग कितना होता है ना। तो देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, प्राकृत संख्या। तो हमारा सूत्र क्या रहेगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब इनका सूत्र क्या है, n कोष्टक n प्लस 1 बट्टे में 2। दूसरा है प्रथम n तक सम संख्याओं का योग। क्या होगा, n कोष्टक n प्लस 1। ये क्या होगा, सम संख्याओं का योग का सूत्र है, यानी कि जो भी सम संख्या उनको योग एक साथ जोड़ दिया। हमने कहा कि 10 सम संख्या है तो उनका योग कितना होगा, तो 10 का एक साथ यानी कितनी है, तो 10, तो 10 गुणा 10 प्लस 1, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। सम के बाद में कौन सी संख्या है, विषम संख्याओं का योग। क्या होगा सूत्र, कुछ नहीं, n का स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना, जितना n यानी जितनी संख्या उसका स्क्वायर यानी कि वर्ग। आगे देखो, n तक, प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, यानी कि प्रथम n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2 n प्लस 1 बट्टे में कितने हैं, 6। हो गया। इसी प्रकार प्रथम n तक प्राकृत संख्या के घनों का योग। तो घनों का योग क्या होगा, n कोष्टक n प्लस 1 बट्टे का 2 और इनका होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला बचा है, के प्रथम n गुणज। गुणजों का योग। तो क्या होगा सूत्र, के n कोष्टक n प्लस 1 बट्टे में 2। तो ये क्या है सारे सूत्र। पहले कि आपके पास कोई n तक की प्राकृत संख्या, उनका योग क्या होगा। तो जितनी प्राकृत संख्या पहुंची वो लिख देंगे यहाँ पे और n की जगह मान रखेंगे और सूत्र से हम उत्तर निकाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे सवाल करेंगे इन सूत्रों से संबंधित, है ना। कोई भी जैसे n सम संख्या है, विषम संख्या है, 25 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो सबका क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कर देंगे। n तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, यानी कि 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सबको जोड़ के कितना उत्तर आएगा, वो भी हम इन सूत्र की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं, सवालों को सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने सवाल है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। क्या पूछा है, प्रथम 20 प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या है, n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 1 बट्टे 2। इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं,
प्राकृत संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। कितनी? तो 20, यानी कि कितनी भी हो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे सवाल में कितनी है? 20। तो 20 प्राकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र है हमारे पास। कितनी भी हो 20 की जगह के 20, 30, 40, 50 जितनी भी हो, तो योगफल का हमारे पास सूत्र है n कोष्टक n+1/2। तो n की जगह हम क्या रखेंगे? 20। तो जितनी 20 है 20 + 1/2 हो गया। अब देखो 20 कोष्टक में क्या होगा? 20 + 1 21/2 हो गया। अब कोष्टक हटाओगे तो क्या लगेगा? गुणा। तो 20 × 21 बट्टे में क्या है? 2। 20 और 21 को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 420 बट्टे में कितने हैं? 2। अब 2 का भाग लगा दो इसके अंदर। कितनी बार गया? 2 दूनी 4। बस ये उत्तर आ गए। तो 20 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 210। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो आगे वाला सवाल आप कर लेना। और आपके सवाल है 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो आप निकालोगे 10 का, 20 का मैंने निकाल दिया, आप निकालोगे 10 का। अब ये सवाल आपका है। फिर हम आगे दूसरा सवाल लेते हैं। दस सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? कितनी सम संख्या पूछी है? 10। तो सम संख्याओं के योग का सूत्र क्या है? याद है ना आपको? अभी लिखा हमने, कितना लिखा? n कोष्टक n+1। ये क्या है? सम संख्याओं का अगर योग हमें निकालना है तो ये सूत्र हम लगाएंगे। तो हमारे पास कितनी सम संख्या है? 10। तो n की जगह हम क्या रखेंगे? 10 कोष्टक 10 + 1 लिख दिया। 10 गुणा 10 + 1 कितने होते हैं? 11। तो ये गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 110। ये आपका उत्तर, यानी कि 10 सम संख्याओं का हम जोड़ेंगे तो कितनी होगी? 110। ठीक है। अब 10 की जगह 20 लिख देंगे हम। और ये सवाल अब आप कर लोगे ना? सूत्र क्या है? यही, n की जगह 10 की जगह क्या रखना है? 20। आगे वाला सवाल लेते हैं हम। प्रथम 12 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा भाई? विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या है? n का स्क्वायर। तो हमारे पास n का मान कितना है? 12। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। ये आपका उत्तर हो गया ना? बहुत आसान है। यानी कि जितनी संख्या दे रखी है, जितनी विषम संख्याओं का योगफल पूछा है, उस संख्याओं का हम क्या कर देंगे? वर्ग। तो क्या आ जाएगा आपके पास? विषम संख्याओं का योगफल क्या सूत्र है? n स्क्वायर। सम संख्या क्या है? n कोष्टक n+1। प्राकृत संख्या क्या है? n कोष्टक n+1/2। तो आपका सवाल क्या रहेगा यहाँ पे? 12 की जगह 18। प्राकृत सम और विषम हो गई। अब हम क्या लेंगे? घनों का योग। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? क्या सवाल है?
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है। अभी तक हमने प्राकृत संख्याओं का योग देखा, सम संख्याओं का देखा, विषम संख्याओं देखा। अब प्राकृत संख्या है उन संख्याओं के घनों का, यानी कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, इस प्रकार कितने हैं 10 प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तक की सारी संख्याओं का क्या पूछा है, क्यूब पूछा है। उनका योग कितना होता है, सबका क्यूब निकालोगे फिर जोड़ोगे तो बहुत समय लगेगा आपको करने में। तो हमारे पास सूत्र क्या है इनका, क्या सूत्र है, n कोष्टक n+1 बट्टे में 2, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यही होगा। तो अब इनका इस प्रकार इस सूत्र से करो आप, कितना है भाई 10 कोष्टक 10+1 बट्टे में 2, फिर इनका होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको सरल करो, 10 गुणा 11 बट्टा में 2। अब इनका क्या करना है, स्क्वायर करो, इसको काट सकते हो, कितने आ गए 5, और 11 गुणे 5 कितने आते हैं 55, 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर कितना होता है, गुणा करो 55 को 55 से, 25 27, 3025। तो 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना आ जाएगा 3025। तो ये तो 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आ गया। अब आपको यहाँ पे कितनी संख्याओं का करना है 7, कितनी संख्याओं को निकालना आपको 7 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो यही सूत्र इसी प्रकार आपको करना है। तो बस कितने सवाल हो गए आपके सामने 4, यानी कि मैंने सारे बताए उसके बाद में सब आपके लिए लिख दिया अलग से संख्याएं। तो प्राकृत संख्या, विषम संख्या, सम संख्या और घनों, यानी कि 4 फॉर्मूले हमने 4 फॉर्मूलों से हमने सारे सवाल सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास सवाल है, क्या सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। क्या सूत्र है भाई इनका, वर्गों के योग का सूत्र क्या है, इधर देखो क्या सूत्र है, n कोष्टक n+1, फिर 2n+1 बट्टे में कितना है 6। वर्गों के योग का सूत्र क्या है, n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1 बट्टे 2। तो n की जगह कितना रखना हमें, कितनी संख्याओं का पूछा है 20, यानी कि 20 संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, इस प्रकार कहाँ तक 20 तक के वर्गों का योग निकालना है आपको। तो n की जगह हम क्या रखेंगे 20, 2 गुणा 20 प्लस 1 बट्टे में कितना है 6। अब देखो 20 गुणा 21, गुणा करो इनको, 2 गुणा 20 40 और 1 41 बट्टे में कितने 6 हो गया। अब इसको काट दो, 2 से 10 बार, 2 से 3 बार, 3 से
7 बार हो गया। तो 10 गुणा 7 कितने हो गए? 70 गुणा 41। बट्टे में कुछ नहीं है, सब कट गए। तो अब गुणा करो 7 और 28 और 0, तो 2870। यानी कि 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? 2870। अब आपको क्या करना है? 20 की जगह 25, फिर अब आपको ये सरल करना है। तो 20 n की जगह कितना रखना है अब आपको? 25, और फिर आपका इसका उत्तर क्या आएगा वो आपको निकालना है। अब आगे वाला सवाल क्या है? 3 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल क्या होगा? क्या सवाल है? 3 के प्रथम 9 गुणज। तो गुणज का मतलब क्या है? किसका? 3 का। 3 का गुणज कहाँ तक? 9 तक। यानी कि 3 का पाड़ा कहाँ तक चलेगा? 9 तक। उनका योगफल क्या होगा? तो इसके लिए भी हमने एक सूत्र लिखा था, और वो सूत्र क्या लिखा हमने? के एन कोष्टक n+1 बट्टे में 2, यही लिखा ना। तो k का मान क्या है, n का मान क्या आएगा? इसमें से क्या आएगा बताओ? k का मान क्या है और n का मान क्या है? तो हमने किसका पूछा सबसे पहले? 3 के प्रथम कितने गुणज? 9 गुणज। तो 9 क्या है? जितने कितने? जितने। क्या पूछा है? n, n है ये, और किसका? k का। तो किसका? 3 का। किसका? 3 का। कितना? 9। तो 3 का 9 गुणज 9 + 1 बट्टे में 2 करो 27 गुणा 9 + 1 10 बट्टे में 2, 2 पंजे 10, और 27 गुणा 5 कितने होंगे भी? कितने हो गए? 135। तो 3 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल कितना होगा? 135। यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 3 6, फिर 9। ये हम 3 के पाड़े को 9 तक, यानी कि 9 तक पाड़ा बोलेंगे, और फिर उन पाड़े को हम जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? 135। अब आपको क्या करना है? 8 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल आपको निकालना है। तो क्या होगा k का मान और क्या होगा n का मान? वो सारे के सारे आप मान निकाल के इस फॉर्मूले में रखेंगे, और उससे आपको क्या निकालेंगे? इनका योगफल। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है आपको? सबके साथ शेयर करना है।